जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा, देखो अपने राजस्थान इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में अपनों ने जो पहले टॉपिक है वो सभ्यता कर लिया कंप्लीट। समझ में आ गया था सभ्यता बढ़िया तरीके से, अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजपूतों की उत्पत्ति। अब आपा राजा महाराजाओं काल है वो शुरू कर ला रहा। राजा महाराजा काल में सारों पहला अगर आप समझना है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। तो आप हेडिंग लगाओ, राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति। देखो एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आ जाता है, और प्रश्न वो क्या आता है कि किस इतिहासकार ने या किस साहित्यकार ने जो उत्पत्ति बताई है वो किन को लेकर बताई है, राजपूतों की। अब अपने जो आगे राजा महाराजाओं का काल पढ़ेंगे राजस्थान में, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे राजस्थान का, तो उसके अंदर आपको ये बात पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो शासक की प्रवृत्ति है, राजा महाराजाओं का काल है, राजपूत काल जो है वो शुरू कैसे हुआ, तो वो देखना है। तो देखिए, हम बात करते हैं उस समय की जब भारत में एक सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, और उन शासक का नाम है हर्षवर्धन। नाम सुना है क्या? वेरी गुड। हर्षवर्धन ताकतवर शासक थे और दयालु भी थे, ठीक है, समाज के अंदर। हर्षवर्धन गद्दी पर विराजमान होते हैं 606 में, और 647 में इनकी जो है वो क्या हो जाती है, मृत्यु। अब देखो आप ध्यान से, हमें हर्षवर्धन को पहले समझना है कि जो है वो किस प्रकार ये भारत में जो है वो राज किया करते थे। तो वो अपनो प्यारो सो भारत है, ठीक है, ये रहा इस प्रकार से भारत। देखो एक टाइम था, कभी शक्ति का जो केंद्र है वो दिल्ली नहीं था। हम जो पढ़ते आ रहे हैं हमारे दिमाग में एक ही बात डाली हुई है कि शक्ति का केंद्र जो रहा था वो कभी दिल्ली रहा था। तो ऐसी बात नहीं है, दिल्ली रहा था वो कभी रहा था, लेकिन उससे पहले जो शक्ति का केंद्र हुआ करता था वो होता था कन्नौज। क्या होता था? कन्नौज। और कन्नौज के शासक थे जिनका नाम क्या है, हर्षवर्धन। इसका दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। इसी का हर्षचरित्र लिखा था जिसने। अब यहां बताई जाए कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 606 में, 600 सॉरी 47 में। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उस समय उत्तर भारत में अलग अलग जगह पर साम्राज्य या कोई कहते हैं कि वंश जो है वो पनपे थे। इस प्रकार से यहां पर, यहां पर, यहां पर, इस प्रकार से अलग अलग जगह पर के पनपिया, वंश पनपिया। तीन जो है वो इतिहासकार हैं, इसमें एक का नाम आता है चाणक्य, दरबारी कवि हैं ये, और एक का नाम आता है कालिदास, और एक का नाम आता है बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। और आपने नाम सुना होगा चाणक्य का, सुना है ना? और चाणक्य के साथ साथ आपने नाम सुना होगा कालिदास का। ये बात है कालिदास की। ये लोग ये कहते हैं कि इसके दरबार में जो सेनापति थे, उन्हें जो इसके दरबार में सामंत थे, वहीं आगे चलकर जो है, क्योंकि ये राजा था और ये अपना बेटा मानता था, तो वो राजा के पुत्र थे। क्या थे? राजा के पुत्र। और राजपूत को संस्कृत में क्या बोलते हैं? राजपूत शब्द को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? राजपुत्र। तो बताया जाता है कि राजपुत्र शब्द से ही क्या बना है? राजपूत। राजपूत जो काल पढ़ेंगे हम वो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक, कई कई 8वीं से 12वीं दिया है कई किताबों में, लेकिन नहीं, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत काल जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, थे बाणभट्ट को नाम सुने होगो? कौन सा ग्रंथ लिखा था? अरे बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र। वेरी गुड, था तो नॉलेज है पूरो। चलो ये बताओ चाणक्य ने कौन सा लिखा? चाणक्य जी को अर्थशास्त्र लिखो ऐसे पूछते हैं, इसके बाद इस ग्रंथ में है क्या? तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताई गई बातें। किसके बारे में? राजनीतिक। अब बात करें कालिदास। ओहो, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, मेघ, अरे मेघदूत, से बहुत ग्रंथ लिखे।
कालिदास मूर्ख था ऐसे बताते हैं, और बाद में चाल के वो बहुत बड़ो बहुत महान कवि बना। और जिसके आगे नाम के आगे महान लगे ना, जैसे महान सम्राट अशोक या महान अशोक या सम्राट अशोक, तो समझ लेना वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। तो वही बात हुई कि सागे कालिदास, बताऊंगे कालिदास की मान बने। अभी तक तुमने जो कहानी सुनी है वो अधूरी सुनी है, आज आप कालिदास की कहानी पूरी कंप्लीट करांगा। ठीक है, कि कालिदास की जो मृत्यु भी कैसे हुई थी, अंत तक पूरा। कालिदास का जन्म हो गया इधर, विद्युती माँ या विद्युवती या विद्यावती का जन्म हुआ। विद्यावती कौन है गुरुजी? विद्यावती एक राजकुमार की बेटी, बहुत पढ़ाई में होशियार, 5वीं क्लास में टॉप करी, 8वीं करी, 10वीं करी, 12वीं करी, कॉलेज भी टॉप कर दिया। इतनी होशियार छोरी ना, घमंड तो होई गो, फिर भयंकर घमंड हो जाओ। वही बात, तेरे जैसे 500 आते हैं, विद्यावती तो वो घमंड। और विद्यावती जैसे बड़ी हुई तो इसे बाप ने कहा कि बेटी ब्याह कर ले, अब घनी बड़ी होगी, अब टाबरा नहीं बात ना कर। अगर क्या पापा बिल्कुल मैं शादी करूंगी, लेकिन शादी मैं उससे करूंगी जो मेरे जी तो बुद्धिमान हो, जो मेरे जी तो ज्ञानी हो, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। राजा ने घोषणा कर दी, राजा के बेटा बेटा घोषणा ही करनी है, कर दी कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा मैं उसको अपना साम्राज्य दूंगा, लेकिन शास्त्रार होगा मेरी बेटी और उस व्यक्ति के बीच में। शास्त्रार को मतलब वो है पढ़ाई लिखाई में जो वार्तालाप होगी, वह प्रश्न पूछेगी। तो ठीक है भाई, सभी पूरे भारत में ये अनाउंस करवा दिया कि मेरी बेटी से जो शादी करेगा ये, और सभी ज्ञानी व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो जी अनाउंस सुनो, सारों पहला मैं थारो मास्टर भाग्यो, मैं थारा के पीछे मैं जी आ रहा के पीछे साइंस आरो मास्टर, और साइंस आ रहा के पीछे पार्ट बी को मास्टर। ऐसे करके हम सारे मास्टर तैयार हो गए, और पिकअप में बैठ के जान वास्तर में तो सोचा कि ठीक है साम्राज्य मिलेगा। अब जाके जी मैडम के सामने बैठा, मैडम तो डीप डीप प्रश्न पूछेगा, बताओ राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ये बता। मैं तो फेल हो गया सारा। और मैं जी साम आयो, मन्ना पूछो क्षेत्रफल को सूत्र बता, मन्ना वो पूछ तो राजस्थान को सारा ऊंचो, मैं बताए तो पीपली है, लेकिन मेरा तो यहाँ क्षेत्रफल को सूत्र पूछ लो, फिर मैं बोलो मन तो कर, मैं सारा मास्टर फेल हो गया। अब राजा ने स्पष्ट घोषणा कह दी कि भाई मेरी बेटी तो ऐसे मतलब शास्त्रार्थ में कोई हरा ही नहीं पाएगा मेरी बेटी को, तो ये को मतलब मेरी बेटी कुंवारी मरी जिंदगी भर। तो सेनापति बोला तेरी छोरी का लखनी से है, इतना डीप डीप प्रश्न क्यों पूछे, नॉर्मल प्रश्न पूछ ले, लूड़ी नदी की लंबाई कितनी है बता दे हमें। अब सेनापति को सीधा सीधा बोल दिया कि अब तुम तभी आना जब ज्ञानी व्यक्ति मिले, वरना मुंह मत दिखा देना। अब सेनापति झिगा पे ब्राह्मण वगैरह दरबार में बे पोल को खानो सीख रहा, अब बिना नित्यों को काम दे दियो। तो वो क्या एक जंगल से गुजर रहे थे, और जब एक जंगल से वो गुजर रहे थे तो एक भाई पेड़ काटो, और पेड़ का एक डाली काट ला रहे हो, और यहां पर खुद बैठा था और डाली आठों काटो। ई बरगो तो ज्ञानी धरती भी गुनी बे, देखा क्या मिली यो ब्याह हो, जुगाड़ तो हो गया क्या। उसको आवाज लगाई, ओ मल्लू नीचा तो ब्याह करावा, और ब्याह को नाम सुनता ही वो व्यक्ति नीचे कूद पड़ा। बेचारो महान पागल व्यक्ति हो, और वो वही है जो आगे चल के बढ़ेगा कालिदास। अब गुरुजी कालिदास कैसे बनेंगे, अब सुनते रहो। तो बोलो हाँ ब्याह कराओ कटे, रुक जा थम जाए एक बार तो ब्याह करवा देगा मैं, उसकी शर्त है कि तू बोलना मत। मैं यह कह देगा राजा जाके कि इगो मौन बरता, क्योंकि रानी प्रश्न पूछे, तो जब वो बोले ही ना, कह देगा मौन बरत में, तो कह देगा ये बड़ो ज्ञानी तो है कौन धरती भाई, बस वो बोले ही को नहीं, कोई बात नहीं कौन बोलूं ब्याह करा दे मेरे तो। अब ले गए कालिदास को दरबार में, तो रानी को कहा कि भाई मिल गया विद्वान, सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति है वो मिल गया। अब रानी बोली चलो बुलाओ विद्वान है, तो रानी के सामने बिठा दिया। तो रानी पूछो वही प्रश्न जो मेरा पूछो, क्षेत्रफल। इन्हें बेरो क्षेत्रफल, लकड़ी तो काटी को जैसे ही डंगू, ये बेचारा ने क्या बेरो क्षेत्रफल, तो वो चुप। तो क्या बोलो बे जिका सेनापति ले गया बे बोलिया, वो बोलिया को नहीं मालकिन, क्योंकि इसका मौन बरता, अब ये गोठा कितनी साल को है कितना दिना को है, वो बोलिया को नहीं।
अब यार पढ़े समझदार तो समझदार, शास्त्र आर के अंदर बा इतना बड़ा बड़ा विद्वान ने रावला रही है, इन्होंने ये चीज को नॉलेज तो है ही, बोले को नहीं सारों जवाब दे देगो। और जी रानी बोली ने क्या हो सारों तो जवाब दे ही देगो। सेनापति क्या लकड़ी तो काटे किने ला रहे हो बैठ गए, और इशारा में फिर वैसे ही जवाब दे, बोल के तो जवाब कौन दे जाए, तो इशारों के जवाब दे वो। आप क्यों हो, बिठा लियो सामने, और बैठते समय पहलो प्रश्न पूछो विद्यावती। अब ये उंगली घुमाई नहीं तो वो यहाँ कहा कि आ उंगली है ना तेरा यहाँ आंख हम दे दूंगा। कालिदास को ये लगा, कालिदास यहाँ चकी, गोचा फोड़ दूंगा दोनों ही दे ले, तू मेरे एक देगी मैं तेरे दोनों ही दे दूंगा। आ बात बोली तो विद्यावती बोली वाह नाइस, क्या लग रहे ओसम। भाई नहीं बोलेगी, ओसम भाई कैसे बोल देगी, शादी होगी उसके साथ। अब घटना क्या हुई का जवाब मिल गया। जवाब कैसे, क्योंकि उसने पूछा था कि परमात्मा एक है, कालिदास को जवाब क्या है नहीं, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। विद्यावती को तो ये लगा और वाह बोली भाई पहला प्रश्न को जवाब मिल गया। विद्यावती बोली हो तो तुक्को भी हो उसका है, पहला प्रश्न तो तुक्का भी हो सकता है, एक और प्रश्न पूछूंगी उसका जवाब दे दिया तो मैं ब्याह करा लूंगी इसका। हाँ पूछ पूछ। उसने ऐसे ऊपर आसमान की ओर ये 5 उंगली करी। अब कालिदास को लगा घोचा आंख में देती देती या थाप दिखा लगी। थोबड़ा ही थोबड़ा दूंगो, और जैसे ही कालिदास ने से मुट्ठी बंद की, विद्यावती तो भाग की गड़ा लगी और बोली कि वास्तव में इसके जैसा विद्वान तो कोई धरती पे नहीं है। कालिदास का घंटी सी बात जब मन में गड़ा लाग रही है, वाह कभी होगा अब तो। अब घटना की, क्योंकि अब इसका जवाब क्या था गुरुजी, इसका जवाब था कि पांचों इंद्रियां से, जो पांचों इंद्रियां अलग नहीं है, पांचों इंद्रियों से मिलकर इंसान के शरीर का क्या हुआ निर्माण हुआ है। अब विद्यावती का मेरे ब्याह कर दो भाई, मैं तो की कौन देखो मूर्त मार्त मेरे ब्याह करो ऐसा फटाफट। अब जैसे ही कालिदास आ गया ब्याह हो, कालिदास का सागर जैसे ही शादी हुई तो जी रात ने सोने को टेम आयो तो भाई बात बेण जी थोड़ा सो पासो मारियो, और अच्छी सा ब्याह भी ने बेण जी के दियो तो मतलब एक तो प्लेट गाली को नहीं भगवान दिमाग में, तो उसको क्या है लात मार के चल बाहर निकल आठो, बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर गई तो एक बतावा कि यहाँ एक खिड़की बनड़ी, तो वो खिड़की नीचे गिर गई कालिदास, और जैसे ही वो नीचे गिरा, ज्यादा ऊंचाई पे नहीं थी, वो नीचे गिरो तो नीचे गिरते ही कड़ टूट गई और सा किया कि चोट ही टाइप लगी कि खून निकल गया। और वहां पर बताते हैं कि 100-200 साल काली माता की पुरानी मूर्ति थी। अच्छा गुरुजी वो महल में क्या कर रहे थे, तो देखो अब उस इसका घर तो कोई है को नहीं, क्योंकि घर वो कहते, वो पंडित कहते कि माना खुद को नहीं बेरो, मैं तो खुद जंगलों ले गया इन्हें, ठीक है तो घर गुर तो पता नहीं। तो राजा ने कहा कि अपना पुराना महल पड़ा है वो, तो वो इनको दे दो क्योंकि छोरी घर में ही रह जाएगी, मिलाया करांगा सागे जल्दी। तो उसको घर, वो कालिदास को वो महल दे दिया गया था। तो वहां से जब नीचे गिरा तो काली माता की बताते हैं वहां एक मूर्त थी जो लगभग 100-200 साल पुरानी थी, और जैसे इसके खून के छींटे उस मूर्त पे गिरे तो काली माता बताते हैं कि वहीं प्रगट हो गई थी। और वो गाड़ी काटो है मर्जानी विद्यावती, वो ही हाथ लगा गाड़ी काटो। अब विद्या नाम आयो तो काली माता सोचेगी वो सावे की मैंने विद्या चाहिए हमने, तो काली माता के आशीर्वाद से इसका नाम कालिदास पड़ा, और काली माता के आशीर्वाद से बताते हैं ये इसने जो विद्या ग्रहण की थी। लेकिन सबसे रोचक की बात पता क्या है, वो वापिस गयो, ठीक है इतने हाँ विद्यावती के, विद्यावती के गेट बोले खोल लो और बोलो विद्यावती, तो बा बोली जाओ कौन जा हूं, तो कह रहा मेरा जोड़ो तो दे दे कपड़ा रखे मजाक रहे। अब उसने कहा तू चला दफा हो जाए यहाँ से। तब बताते हैं कालिदास यहाँ से निकल गए थे, और उसके बाद बताते हैं काली माता के आशीर्वाद से ही, काली माता के आशीर्वाद से ही ये इतने बड़े कवि बने थे। मैंने अभी उनके ग्रंथ बताए थे। लेकिन विद्यावती जब ये दरवाजा खड़खड़ा था तो इसने एक बात बोली थी विद्यावती ने, कहते ये मौत होगी ना वो एक स्त्री के कारण ही होगी, इसको कालिदास को बोली थी ये बात। तब ऐसे बताते हैं कि जहां पर कालिदास जो है उस साम्राज्य में अपना जो जिस क्षेत्र में अपना नाम प्रचलन किया था, नाम प्रचलित किया था, उस क्षेत्र का फिर ये कालिदास कुछ दिनों के लिए बीच में गायब हो गया था, गांव में नहीं दिखता था, किसी को मिला नहीं, ठीक है। तब एक राजा ने खबर, राजा ने सोचा कि इसको कालिदास को कैसे ढूंढे, कहाँ है कालिदास। तो राजा ने एक दोहा बोला, और वो कन्फर्म था कि वो दोहा कालिदास ही पूरा कर सकता है। वो लाइन जो वो एक लाइन लिखी, अर्ध लाइन आधी लाइन, कि वो लाइन पूरी कालिदास ही कर सकता है, ठीक है, और कोई नहीं करेगा।
तो वो सूचना हाथ लगी एक वेश्या प्रवृत्ति की महिला को। एक वेश्या महिला थी, उसको सूचना लगी कि इस लाइन को जो पूरा करेगा ना, वो क्या है, राजा उसे आधा साम्राज्य दे देगा अपना। राजा ने ये घोषणा कर दी। तो उस वेश्या प्रवृत्ति की महिला ने क्या किया, दीवार पे लाइन लिखवा दी और दीवार पे अपनी फोटो का चित्र बनवा दिया, मतलब अर्धनंगे शरीर के अंदर, ठीक है। और जैसे ही वो शरीर में बनाया कि लोग ज्यादा देखेंगे मुझे, तो मेरे को देखने के चक्कर में क्या है, वो लाइन पढ़ लेंगे और जिसको आती होगी वो लाइन पूरी कर देगा। तो एक बार एक व्यक्ति उस लाइन को पूरा करता हुआ पाया गया, और वो कौन था? तो उस महिला ने पूछा कि, महिला ने देख लिया लाइन पूरी कर रहा था वो, तो महिला ने जाके उसका पूरा अर्थ पूछा। और जब महिला ने जाकर उसका पूरा अर्थ पूछा, तो महिला ने क्या किया, उस कालिदास को जो मरवा दिया नहर में फिकवा कर। कि जनी कोई मान लो महिला बोलेगी कि लाइन मैंने पूरी की है, तो आधा साम्राज्य वो महिला को मिलता। अगर वो कालिदास मिल जाता बाद में, तो कालिदास कहता ये लाइन तो मैंने पूरी की है, तो वो सच्चाई पता लग जाती। तो कालिदास को उस महिला ने मरवा दिया था, कोई नहर वगैरह में फेंक कर, ठीक है। तो वो वेश्या प्रवृत्ति की महिला राजा के पास गई लाइन पूरी करके और बोली, ये देखो मैंने पूरी कर दी है, तो मुझे साम्राज्य दो। तब वो ऐसे आगे की घटना हो रही है। तो कालिदास की जो मृत्यु एक महिला के कारण हुई थी, और वो महिला वेश्या प्रवृत्ति की है, ठीक है। तो ये थी पूरी कालिदास की कहानी, समझ में आ गई? तो ओ अपनो कालिदास प्यारो सो, बहुत खतरनाक विद्वान हुआ था कालिदास, ठीक है। अरे बहुत जबरदस्त विद्वान था। इसके ग्रंथ पढ़ोगे ना, व्हाट्सअप का वर्णन एक भलाटे में कर दियो बंदा, इंस्टाग्राम आएगा धरती पे। मेघदूत ग्रंथ ना, उसमें अपनी प्रेमिका को, एक प्रेमी बादलों के माध्यम से संदेश भेज रहा है कि तुम नहीं तो मैं नहीं, और वो लिख रही है तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा तेरी खुशबू से पहचान लो। तो वो बातें कालिदास ने बलाटे में ही कर दी। चलो सुनो, तो जी हर्षवर्धन मर्यो, तो इन तीनों लोगों ने क्या कहा कि ये सामंत थे जो क्या कहलाए थे, राजपूत। अच्छा, ये तीन व्यक्ति ने ये बात बोल दी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद घटना क्या होती है, तो वो सुनो। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद घटना होगी, जो अपना माउंट आबू है, माउंट आबू जो अपना है, माउंट आबू, इस क्षेत्र के आसपास ऋषि मुनि रहते थे। इसमें मैं आपको नाम बताऊं तो विश्वामित्र, विश्वामित्र अगस्त्य, है ना, विश्वामित्र हो गए। और विश्वामित्र के बाद मैं आपको जो नाम बताऊं, अगस्त्य, है ना। तो ये जो ऋषि वगैरह थे, ये क्या करते थे, यहाँ यज्ञ करते थे। और जब ये लोग यज्ञ करते थे, तो यहां पर जो पापी लोग थे, दानव लोग थे, वो आकर इस यज्ञ के अंदर मांस हो गया, हड्डियां हो गई, वो डाल जाते थे, जिस कारण ये यज्ञ है वो क्या हो जाता था, भंग हो जाता था। ऐसा होता रहा, तो यहाँ के लोग जो परेशान हो गए, ऋषि वगैरह मुनि थे, ये परेशान हो गए। तो ये गए सारे वशिष्ठ ऋषि के पास, वशिष्ठ मुनि था एक, उसके पास, और बोले भाई हमें ये तो जीने नहीं दे रहे। तो वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, क्या किया गुरुजी, इसकी बात मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं आ रहा हूं एक ग्रंथ पे। एक ग्रंथ आपको दिख रहा है ना, लिखा हुआ यहाँ, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा था, वो लिखा था चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। और इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ मिला है कि चंद्रबरदाई ये बोलता है कि जो राजपूत है उसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड क्यों निकाला भाई? क्योंकि दाना प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए एक जाति निकाली थी जिसका नाम था राजपूत, ठीक है। लेकिन इसने चंद्रबरदाई ने एक बात और बोली, अग्निकुंड तो सिद्धांत दिया ही दिया उत्पत्ति का, इसने एक बात और बोली, और वो क्या बोली, चंदू बोलियो कि राजपूतों की 36 शाखाएं हैं। राजपूतों की कितनी शाखाएं बता दी इसने? 36। पूरे भारत के अंदर राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई? 36। जैसे यहां पर जो था वो हिंदू साई, जैसे वो सिंध वगैरह क्षेत्र थे ना, वो हो गया। और अपने राजस्थान में चौहान हो गए, गुजरात में प्रतिहार हो गए, गुजरात में कौन हो गए? प्रतिहार। परमार हो गए, परमार। चालुक्य हो गए, क्या हो गए? चालुक्य। और इधर हम देखें तो गहडवाल हो गए, गहडवाल। तो इस प्रकार से जो राजपूतों की शाखाएं बताई, वो टोटल कितनी बताई? 36 शाखाएं। तो चंदू बोलो इनकी 36 शाखाएं हैं।
इसमें से मैं 4 शाखा आपको इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, शाखा में पूरी व्याख्या कर दूंगा, लेकिन थाना मेन बताऊं 4। तो वशिष्ठ मुनि कहे कि भाई जाओ यज्ञ की सामग्रियां लेकर आओ, इन राक्षसों का इन दानवों का काम तमाम करते हैं। तो फिर एक यज्ञ करो, और यज्ञ से 3 जातियां निकाली पहले, बोलो पी पी सी। सबसे पहले जो जाति निकाली वो निकाली प्रतिहार, उसके बाद जो जाति निकाली उसका नाम था परमार, और सी से जो निकाले वो चालुक्य। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये हुई कि ये तीनों असफल हो गए, इन दानवों को मार नहीं पाए। फिर जो चौथी, फिर वशिष्ठ मुनि को बोला कि भाई ये तो फिर परेशान कर रहे हैं, तो फिर इसने कहा जा फिर सामग्री और लेके आओ, और ताकतवर जाति निकाला। तब चौथी जो जाति है वो निकाली जिसका नाम था चौहान, चाहमान, और चौहानों ने बताते हैं इनका सर्वनाश किया था। चौहान वंश जो है अंतिम वो है 1292, 1292 सॉरी 1192, 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। चौहान वंश वहां खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। तो प्रतिहार वंश की अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद शुरू हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 600, तो 647 से 1192 का काल ही क्या कहलाता है? राजपूत काल। बात समझ में आई क्या तुम्हें? सभी को आ गई? तो बताओ वशिष्ठ ऋषि ने जो यज्ञ किया उससे कितनी जातियां उत्पन्न हुई? 4 जाति। और वो 4 जाति की ट्रिक याद रखना, पीपीसीसी, पीपी प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। बोला प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, प्रतिहार परमार चालुक्य, ये 4 जातियां निकाली। लेकिन ये एक सिद्धांत साइंस ने खराब कर दिया। साइंस बोली कि अग्नि से कोई व्यक्ति कैसे उत्पन्न हो सकता है? बात तो सही है, मतलब लॉजिक की बात लगाना रही है कि आग से आदमी कैसे निकल सकता है कोई, तो ये बात को नकार दिया साइंस ने। फिर अलग अलग समय समय पर इतिहासकार आए और उन्होंने खुद वर्णन किया कि कोई बताता है कि ये विदेश से आए थे, कोई कहता है कि ये वैदिक जो लोग थे ना, वैदिक सिंधु घाटी के बाद वैदिक पढ़ते हैं, वैदिक के बाद जो आर्य आए थे, वैदिक सभ्यता में जो आर्य आए थे ना, आर्य लोग ही हैं जो राजस्थान में आगे थे। कोई कहता है कि आर्य है, कोई कहता है ये भगवान राम के वंशज है और राम सूर्यवंशी थे, तो कोई कहता है कि ये सूर्यवंशी है, कोई कहता है कि देवी हो सजनो अमिताभ बच्चन, नहीं कहता। तो देखो वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ करो और यज्ञ में बताया कि ये 4 जातियां ए टाइप हुई। तो अग्निकुंड सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया? तो ऊपर यहां पर जो आप हेडिंग लगाओगे वो लगाओगे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। किस किस व्यक्ति ने क्या क्या दिया? तो सबसे पहले मैंने जो सिद्धांत लिखाया वो कौन सा लिखाया? अग्निकुंड। अग्निकुंड सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया? बोलो चंद्रवर। अच्छा, अब अग्निकुंड सिद्धांत का प्रतिपादन कौन कौन करेगा? कौन कौन कहेगा कि यह बात सच है कि हाँ अग्निकुंड से ही जो है वो उत्पत्ति हुई है? एक तो बोलेंगे भाट, भाटों ने यह बात कही कि हाँ ये बात सही है कि इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से ही हुई है। भाट एक होने की भट्ठा में ईंट गाड़ है, ये भी भाट है, लेकिन एक बीकानेर का एक ख्यात लिखने का काम, वो भाट एक अलग फेमस है साहित्यकार, ठीक है। और एक व्यक्ति है मोहनौत नैणसी, मोहनौत नैणसी, नैणसी भी क्या आ बात मन ने भी जच गई, अग्निकुंड से ही क्या हुई है? इनकी उत्पत्ति हुई है। अच्छा, तो ये बात किसने बोल दी भाई? ये बोल दी बात है चंद्रवरदाई। मैं मेन बात ये एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर अग्निकुंड सिद्धांत जो दिया वो किसने दिया? चंदू ने। तो अपला चंदू आ बात बोली। अच्छा, अब मुझे को ये बताओ इनकी टोटल शाखाएं कितनी बताई चंदू ने? ये जो अग्निकुंड सिद्धांत दिया ये चंद्रवरदाई। अब मैं इसकी पूरी कहानी लिखता हूं। चंद्रवरदाई, मैं थाना फेर के शुरू शुरू में ना तो थे इतिहास की बातें इतनी जानी, ऐसे ही लगोगे कि हम नई चीज पढ़ रहे हैं। हर टॉपिक में तुम्हें ये एहसास करा दूंगा मैं कि वास्तव में नई चीजें पढ़ रहे हैं। इनकी टोटल कितनी शाखाएं थी? 36 शाखाएं। तो 36 शाखाओं को बांटते हैं अलग अलग, 1 2 3 और 4, 36 शाखाएं। अग्निकुंड सिद्धांत से जो शाखा निकली वो कितनी थी? 4। पीपीसीसी प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, अपने राजस्थान में ही थी तो अपने काम की थी है। अब बात करते हैं अपने आगे, और इसने कौन कौन सी दी? तो देखो इसने कहा कि कुछ लोग यहां थे वो चंद्रवंशी भी थे, कुछ वंश जो आए थे वो सूर्यवंशी भी थे, और
कुछ जो लोग आए वो ऋषि वंश के भी थे। ऋषि का मतलब ऋषियों जो आएगा ऋषि वंश का ही लोग। चंद्रवंशी जो संख्या बताई वो 10, और सूर्यवंशी जो संख्या इन्होंने बताई वो भी 10। चंद्रवंशी भी 10, सूर्यवंशी भी 10, ऋषि वंशी जो है वो सबसे ज्यादा 12। 4 और 12 कितने हो गए? 16। 16 और 20 36 हो गए ना। तो ऐसे इनकी 36 शाखाओं का वर्णन किया चंद्रवरदाई ने। ऐसे बोला कि अग्निकुंड से तो 4 निकली है, लेकिन चंद्रवंशी 10, सूर्यवंशी 10 और ऋषि वंश जो थे वो 12। जैसे ऋषियों के जो वंश थे वो 12। सूर्यवंश जैसे चंद्रवंशी नाम नहीं सुना? सूर्यवंशी है ये। सूर्यवंशी मतलब भगवान राम के जो वंश थे सूर्यवंश। भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। तो दशरथ सूर्यवंशी, उनके आगे जितने भी आएंगे तो वो सारे सूर्यवंशी कहलाएंगे। ठीक है, देख लो जल्दी जल्दी। ये था भाई अपना अग्निकुंड सिद्धांत। हाँ तो लिख लियो, तो जल्दी करे करो थे, बहुत देर लिखो रहे। लार लोग कुनियो है। अब अगला ही होगा, क्लास के बाद होगा लार लो था। चलो तो ये भाई जानोगे, इन देखे गाड़ी गार्डन को जी करेगी। अगर ये नहीं होता तो हर चीज जुड़ती नहीं। इसने कहा, वो कहा, ये कहाँ का था? विदेश का था। ये कहता कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो विदेशियों से हुई है, हमारा विदेश का। आपकी लिखा सारा ही। ये उत्पत्ति का सिद्धांत दिया कर्नल। ये पूरी शिकल में एक चीज सुनिए, नाक। देखो नाक की तो सुनो है, यहाँ लगा प्यारू दिखला रहे। मैं डरा कौन तेरा हूं। हाँ, तो कर्नल जेम्स टोड विदेशियों से उत्पत्ति बता दी भाई। अब सुनो आगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई? ये लोग जो थे वो ब्राह्मणों के वंशज थे। अब ब्राह्मण ही होगा कोई ये बात बोलने वाला। जैसे अगर हम बात करें तो गोपीनाथ शर्मा, शर्मा लगला रहे यानी कौन है? ब्राह्मण। गोपीनाथ शर्मा ये बोलिया कि ये तो मारला घर गई। इस बात का प्रतिपादन किया डॉक्टर भंडारकर, पढ़ा लिखे हुआ है, देख लो, डॉक्टर पीएचडी ग्रेड है डॉक्टर भंडारकर। वो भी बोला कि बिल्कुल गोपीनाथ शर्मा सही कह रहा है कि ये लोग ब्राह्मण है। एक शिलालेख और मिला मंडोर, उसमें भी यही जानकारी मिल गई कि ये लोग क्या थे? ब्राह्मण। तो इतने जगह पर जो जानकारी मिलती है वो क्या मिलती है? ब्राह्मणों को लेकर। एक शिलालेख हो रहा है बिजोलिया का, उसमें वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया इनको। बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया शिलालेख कहाँ है? भीलवाड़ा में, विजयावल्ली भीलवाड़ा, विजयवल्ली भीलवाड़ा, मंडौर जोधपुर में है। तो ब्राह्मणों को लेकर जो बात बोल दी वो गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर भंडारकर, मंडौर शिलालेख और बिजोलिया शिलालेख में जानकारी दी। अब बात करें आप सूर्यवंशी, इनको सूर्यवंशी कौन बोलता है? तो अब बात करें अपने सूर्यवंशी को लेकर। तो सूर्यवंशी बोले, एक तो अमिताभ बच्चन बोला है। अरे सूर्यवंशी कौन है? भगवान राम। राम का पिताजी का नाम क्यों? तो एक तो हो गया दशरथ शर्मा। दयाराम साहनी हो खोज करता। कालीबंगा की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने अपनी किताब में लिखा है, सिंधु घाटी को। सिंधु घाटी की राजधानी तीसरी। दशरथ शर्मा की बुक हुआ इतिहास की, इतिहास में पढ़ा यहाँ पर दशरथ शर्मा ने। अब थाना में इतिहास कटूँ करा ला रहे हूँ, दशरथ शर्मा ही पढ़ ला रहे हूँ। अच्छा गुरु जी, हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं ये आप हमें कहीं और पढ़ने की जरूरत है क्या? देखो एनसीईआरटी भी इंक्लूड हो रही है इसके अंदर, स्टैंडर्ड बुक जैसे गोपीनाथ शर्मा, हिंदी ग्रंथ अकादमी की 2-3 बुक और है। तो सारा ऐसे मत मानो आप कोई तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना करा रहे हैं ना
इतने में तुम्हारा कोई भी राजस्थान में, चाहे तुम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, RAS, SI थरो जी कर बात तैयारी कर लियो इतना मेट्रो, ठीक है। 1-2% अपवाद मिल गए वो नहीं कह सकते, लेकिन तुम फेल नहीं होगे, आतंक नहीं होगे प्रश्न करता इतिहास में। थोड़ा ईमानदारी से पढ़ना, लेकिन ये कोई लाइब्रेरी में ईयरफोन लगा के बैठे रहो सारा दिन। दशरथ शर्मा, हर्षनाथ शिलालेख। हर्षनाथ एक शिलालेख है, भी में जानकारी यहां मिले कि ये सूर्यवंशी थे। जो शिलालेख है भाई, हर्षनाथ शिलालेख। अब सुनो बात ध्यान। हर्षनाथ शिलालेख का साग साग थे याद करनो है, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य ये ग्रंथ लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। नयन चंद्र सूरी, उसने भी जो बात बोली मीर महाकाव्य ग्रंथ में, वो बोला कि ये लोग तो सूर्यवंशी ही है, बिल्कुल बात साणी है। तो विदेशियों ने, कर्नल जेम्स टोडे के विदेशी व्यक्ति, ब्राह्मण ब्राह्मण शर्मा लागे गोपीनाथ शर्मा, सूर्यवंशी, राम के पिताजी का नाम दशरथ, तो सूर्यवंशी राम आ रहा तो दशरथ शर्मा, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड विदेश का था, तो विदेशी विदेश में कटको गुरुजियो, ओ बेटी को बाप इंग्लैंड को। हाल बोलो, लिख लिया इतना। जैसे ये राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ ली, इसके बाद अपने राजवंश पढ़ना शुरू कर देंगे। इसके बाद जो हम सबसे पहले राजवंश पढ़ेंगे, मैंने कहा था PPCC, सबसे पहले कौन आए थे? प्रतियार। तो देखेंगे प्रतियारों ने कैसे विद्रोह किया था राक्षसों को भगाने के लिए, या जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे थे भारत में, उनको हराने के लिए क्या प्रयास किए। तो सारा प्रतियार और प्रतियार वंश का अंदर 18% ठीक मिले एग्जाम के अंदर। तो प्रतियार वंश को एक अपने अच्छी तरह से जो है वो पढ़ना है, ठीक है। आप ये इतना लिखो जल्दी जल्दी, ठीक है, लिख लिया। अब लिखो, BA करिए ना तुमने, BA की है, खाओ उनकी कसम। अरे उनकी कसम खाओ, BA किए क्या नहीं किए? तो लिख लो, उनसे उत्पत्ति बताइए BA स्मिथ। BA स्मिथ ने क्या बोला है? ये वीर BA स्मिथ, BA स्मिथ ने उत्पत्ति बताई हूणों से। तो गुरुजी कुषाणों से उत्पत्ति किसने बताई? कुषाण वंश हुआ था ना भारत में, तो कुषाणों से जो उत्पत्ति बताने वाले व्यक्ति थे वो थे विलियम क्रुक। विलियम क्रुक, इसने जो उत्पत्ति बताई वो किससे बताई? कुषाणों से। अब जो अपने उत्पत्ति की बात करें वो वैदिक आर्य है। देखो वो अपना भारत है, और भारत में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग स्थल जो खोजे गए वो इस क्षेत्र में, सप्त सिंधु, ये पाकिस्तान वाला। लेकिन इसके बाद एक विदेशी, मध्य एशिया से विदेशी जाति आती है जिसका नाम था आर्य। आर्य भारत में जो आए थे वो खैबर दर्रा से आए थे। यहां पर है खैबर दर्रा। कौन से दर्रे से आए थे? देखो, भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति कौन सी थी? आर्य। भारत में आने वाली प्रथम विदेशी जाति वो आर्य थे, प्रथम विदेशी थे ये कोई आक्रमणकारी नहीं थे भाई। भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति आर्य थी, ये आक्रमणकारी नहीं थे। अब ये भरकर जो है आगे बढ़े, और इनका जो क्षेत्र था वो ये था, इन्होंने जो राज किया वो इस क्षेत्र पे। और जो राजपूत काल पढ़ाया जाता है हमें, वो भी इसी क्षेत्र के आसपास का पढ़ाया जाता है, राजपूत काल भी। तो जैसे ही अपने आर्य पढ़ते हैं, आर्यों के बाद वेदों की रचना जो है वो लिखनी शुरू होगी, वेदों की रचना होनी शुरू होगी। तो इसके बाद ही लिखी गई छोटी छोटी, जैसे मनु समर्तियों का नाम सुना होगा आपने, उसमें एक समर्ति है जिसका नाम है मनु स्मृति। तो मनु स्मृति में ये बात लिखी है कि वैदिक आर्यों से उत्पत्ति हुई है। वैदिक आर्यों से उत्पत्ति जो बताई है, बोलो भाई, वैदिक आर्यों से जो उत्पत्ति बताई है वो किसमें? मनु स्मृति। मनु
सबसे बड़ी समृद्धि कौन सी है? मनु समृद्धि, क्योंकि समृद्धियां बहुत हैं, सबसे बड़ी यही है। और दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख भी इसमें मिलता है। दुर्गों का सबसे पहला जो वर्णन मिला है वो किसके अंदर मिला है? क्योंकि दुर्ग तो मान लिया चलो सिंधु घाटी में हुआ, लेकिन सिंधु घाटी में कोई जो साक्ष्य है उसको पढ़ नहीं पाए लिखित को, तो दुर्गों का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो मनु समृद्धि मिलता है। ये बात भी याद रखना। किले पढ़ते हैं ना अपने टॉपिक राजस्थान में, तो उसका उल्लेख सबसे पहले यही मिला। तो ये थी भाई राजपूत काल, राजपूतों की उत्पत्ति। तो बताओ बात समझ में आई कि था ना क्या हुई उत्पत्ति राजपूत की? एक बार और रिवीजन करा, देखो ध्यान समझो, सिंपल है बिल्कुल। राजा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बीगत जी के दरबार में सामंत थे, वो भारत में उत्तर भारत के अंदर फंट गए, अलग अलग खुद हो गए। तो ये बात लिखते हैं बाण भट्ट। अब इसका दरबारी कभी यही बेहतर लिख पाएगा। अब मेरा बाराम की बात लिखानी हो है तो आगे 100 साल बाद या 50 साल बाद कोई व्यक्ति अगर वो कैसे लिख पाएगा? आज की बात तो तुम ही बेहतर जानते हो ना, तो मेरे दरबार में कदे कदे आई जाओ है। तो वो ही बात है। अब देखो बाण भट्ट, ये इसके बाण भट्ट जो हर्षवर्धन के समकालीन है तो ये बेहतर लिखेगा। तो ये बाण भट्ट, चाणक्य, कालिदास, इन लोगों ने जो इनके ग्रंथ में जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि ये जो सामंत थे वो हर्षवर्धन के थे, और राजा के पुत्र जो है वो क्या कहलाते हैं? राजपुत्र। ठीक है, अब देखो आगे। अब हम आगे बात करें तो कन्नौज, और कन्नौज का जो शासक था, कन्नौज का शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इस प्रकार से साम्राज्य फटा, और अलग अलग साम्राज्य में इस प्रकार का जो वाद विद्वान है वो आया। अब थारा एक बात दिमाग में जा सके, गुरुजी चाणक्य जो था वो तो चंद्रगुप्त के दरबार में था, और चंद्रगुप्त मौर्य काल में था, चंद्रगुप्त मौर्य काल में था। देखो ये इसने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया, तो इसका मैंने यहां पर स्रोत क्यों लिया है? क्योंकि इसने कहा कि जो राजा के दरबार में सामंत थे ना, जो राजा के दरबार में सामंत थे वहीं क्या कहलाए थे? राजपुत्र। तो इसका भी जानकारी मिलती है। इसने ऐसे नहीं कहा कि हर्षवर्धन के दरबार में जो थे, इन्होंने प्रॉपर किसी राजा को लिया है तो उसके आधार पे बात बोली है। ठीक है, तो इतना दिमाग को मत घुमाना कि गुरुजी ये हुआ तो हुआ कैसा। एक एक बात का तुम्हें समाधान और उत्तर मिलेगा, कोई भी पूछ लेना। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैंने कहा कि इसके उत्पत्ति के सिद्धांत देंगे, और सबसे पहला सिद्धांत हमें महत्वपूर्ण मिलता है वो अग्निकुंड, जो प्रश्न एग्जाम में ज्यादा आता है। किसने दिया? चंद्रबरदाई। इसमें 36 शाखाएं बताई, भारत में 36 शाखाएं थी राजपूतों की। बाटों ने और मनोत ने समर्थन किया था इस बात का। ये यज्ञ किया, किसने किया था यज्ञ? वशिष्ठ मुनि ने। इसे 4 जाति निकली, PPCC, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। बोलो, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। फिर कर्नल जेम्स टोड विदेश का था तो इसने विदेशी बता दी। और ब्राह्मणों से गोपीनाथ शर्मा थे तो इन्होंने कहा कि ये तो ब्राह्मण की संतान है, कि ये जो ब्राह्मण थे ना उन्हीं से आगे बना हुआ राजपूत है। ठीक है, ब्राह्मणों के बेटे हैं, इन्होंने ये बात बोली है। सूर्यवंशी, दशरथ शर्मा हर्षना शिलालेख है और नयन चंद्र सूर्य है, इसके अंदर जानकारी मिलती है कि ये लोग राम के वंश के हैं, सूर्यवंशी। हुण, PA स्मिथ ने बात बोली, PA हुण, PA। और कुषाणों ने विलियम क्रुक, और विदेशी वैदिक आर्यों से उत्पत्ति जो बताई वो मनु स्मृति के अंदर, और दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख भी किसमें मिलता है? मनु स्मृति में। तो ये था राजपूत काल, आज का छोटा सा टॉपिक। और एक बाद आप करते हैं प्रतिहार काल शुरू। ठीक है, प्रतिहार वंश। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।